प्यारे बच्चों दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बीएड, आरपीएफ और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट जाके एग्जाम होते हैं या फिर एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उन्हीं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हर क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस तरीके से पहली संख्या का संबंध दूसरी से है उसी तरीके से तीसरी का चौथे से कैसे होगा। बस यही हमें जानना है कि 24 से आखिर ये 864 आया कैसे, किस लॉजिक से आया, वही लॉजिक ढूंढना है और हमें यहाँ पे अप्लाई कर देना है। चलिए देखते हैं 24 से आप 864 कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर 0 लेफ्ट साइड में लगा हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आप जानते हैं। तो 864 पे फोकस कीजिए और देखिए कि 864 आप 24 से कैसे बना सकते हैं। इसका स्क्वायर करने पर तो आएगा नहीं, क्यूब करने पर तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो एक तरीका और है, क्या करते हैं, इनके अंकों को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यानी 2 को अलग कर देते हैं, 4 को अलग कर देते हैं। अब 2 और 4 को अलग करके देखते हैं कि कैसे हम जो है 864 ला सकते हैं। जैसे अगर स्क्वायर करके देखें दोनों का अलग अलग, तो ये 2 दूना के 4 और 4 चौको 16 होगा। यहाँ पे बात नहीं बन रही है तो हम क्या करेंगे, क्यूब करके देख सकते हैं। क्यूब करेंगे जैसे 4 का क्यूब और 2 का क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब और 2 का क्यूब। 2 का क्यूब करेंगे 2 दूना के 4 दूना के 8 और 4 का क्यूब करेंगे 4 चौको 16 चौको 64 हो गया। लेफ्ट साइड में 0 आप लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा संख्या पे, आपको भी पता है, ठीक है। तो 0864 इस ट्रिक से आ रहा है। तो यही ट्रिक, सेम ट्रिक इस पे अप्लाई करेंगे। यानी 45 45 को उठाएंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे, 4 चौको 16 चौको 64 होगा, 50 25 5 125 हो जाएगा। आप देखिए 64 125 आखिर है कहाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों क्या करें, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे सेम आपने काम किया पीछे वैसे ही सेम काम इसमें भी करना है। बस वहाँ पे संख्याएं थी, अंग थे, यहाँ पे अक्षर और शब्द के रूप में है, इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर JLNP से कैसे हमने OMKI बनाया है, बस यही चेक कर लेते हैं। जैसे JLNP से हमने बनाया क्या है, OMKI, आखिर बनाया कैसे। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी A to Z सीरियल वाइज 1 से लेकर 26 तक नंबर की। तो 2 चीज़ें आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो में मैं ये रिकमेंड करता हूँ 1 से लेकर 26 तक सीरियल वाइज नंबर याद कर लीजिएगा, साथ साथ इनके उल्टे क्रम भी याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए, J का सीरियल क्रम 10 होता है, L का 12 होता है, N का 14 होता है, P का 16 होता है। इसी तरीके से O का 15, M का 13, K का 11, I का 9 होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, J की जगह O है, यानी कि 10 से 15 हो रहा है तो +5 हो रहा होगा। L से M है, 12 से 13 हो रहा है, +1 हो रहा है। N से K है, यहाँ पर देखिए 14 से यहाँ पर घट गया, पहले बड़ा फिर घट रहा है, बात बन नहीं रही है। क्या हम करते हैं कि दोस्तों इसको ख़त्म कीजिए, सीधे उंगली से घी ना निकले तो कहते हैं उंगली को टेढ़ी कर लो। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे समझ में ना आए तो टेढ़े से हम देखते हैं। जैसे पहले का लास्ट वाले से देखते हैं, J 10 था, I 9 है, यानी -1 हुआ। फिर L का K में देखेंगे, L 12 था, K 11 है, -1 हुआ है। फिर N और M का देखते हैं, 14 से 13 हुआ है, -1 हुआ है। फिर आपका P 16, O 15, -1 हुआ है, यानी -1 वाली लॉजिक है। सेम लॉजिक आप इस पे SU WY पे अप्लाई करेंगे। S 19 पे, DU आपका 21 पे, W आपका 23 पे, Y आपका 25 पे। 1 घटाएंगे 18 होगा, 18वें नंबर पर R होता है। 1 घटाएंगे 20 होगा, 20वें नंबर पर T होता है। और 1 घटाएंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, सीधे सीधे में हमें नहीं रखना है दोस्तों, पहले वाले का लास्ट में जाएंगे। 1 घटाएंगे दोस्तों आएगा 18, 18 आपका लास्ट में जाएगा। फिर दोस्तों इसमें से घटाएंगे 1 तो 20 होगा, 20 आपका लास्ट से पहले T पे आ जाएगा, यहाँ पे दूसरे नंबर पे, यानी T वहाँ पे हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे 23 में से तो 22 होगा और इसको हम भी यहाँ पर रखेंगे। और इसी तरीके से I वाला 25 में से घटाएंगे 24, यानी X यहाँ पर रख देंगे, XVTR। अब ये आपका आंसर होगा। तो सारी चीज़ें यानी दिल दिमाग को आपको फोकस करके ही रखना है, सही सालिम करके रखना है, तब जाके आपके आंसर सही आएंगे। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न, आंसर गलत, ऑप्शन सी इज़ द राइट। नेक्स्ट ओपन डाइस का क्वेश्चन। इसमें होता क्या, देखिए जैसे सीधी सीधी पहले समझते हैं। जैसे इस तरीके से सीधा सीधा जो अगर फेस दिया हुआ है ओपन डाइस का, तो इसमें होता क्या कि 1 2 3 4 जैसे इस तरीके से हैं खाने, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इस खाने में आपकी आकृति भी हो सकती है और बिंदीनुमा भी हो सकता है, बिंदु वाला, और इस तरीके से संख्याएं भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लॉजिक सब में एक काम करेगी। इसमें होता क्या, जब इसको बंद करेंगे तो पहला तीसरे के अपोजिट और दूसरा चौथे के अपोजिट चला जाता है, यानी एक छोड़े एक अपोजिट जाता है। तो अपोजिट जाने का ये मतलब होता है कि जब इसको हम बंद करेंगे ओपन डाइस को तो क्या होगा, अपोजिट वाला कभी भी इसके बगल वाले फेस पे नहीं आएगा। समझ में आई बात।
इसी तरीके से बगल बगल वाला ये एक दूसरे के अपोजिट चला जाएगा। तो अब ये आकृति देखिए, आकृति पे आइए, ये क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे, ये वाला एक छोड़े इसके अपोजिट और ये वाला इसके अपोजिट। अब एक जैसे दो दो हैं, देखिए सर्किल नुमा जो है उसके जैसा सर्किल वाला, त्रिभुज है, स्टार है, दो दो हैं, सब दो दो हैं। लेकिन कन्फ्यूजन इसमें नहीं है। क्यों कन्फ्यूजन नहीं है? क्योंकि जो उसका डबल है, रोल वाला है, यानी कि स्टार वाले के अपोजिट है, तो उसको बंद करेंगे तो स्टार के बगल में नहीं आएगा। ऐसे सर्किल वाला भी सेम है, सर्किल के अपोजिट है तो बंद करेंगे तो सर्किल के बगल में नहीं आएगा। त्रिभुज वाला भी सेम है। तो पहले वाले में देखिए, यहाँ पे त्रिभुज है, इसके बगल में कहीं त्रिभुज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे स्टार है, स्टार इसके बगल में नहीं है। यहाँ पर सर्किल है, इसके बगल में सर्किल भी नहीं है, यानी कि ये वाला बनेगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो समझिए। 4 उत्तर आकृतियों में से वो आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति को बॉक्स के आकार में मोड़ने पर नहीं बन सकती। ये कह रहा है नहीं बन सकती, तो आप सोचेंगे कि ये तो बन रही, इस पर टिक लगा देंगे, बस गलत हो जाएगा। तो इसलिए सावधानी से क्वेश्चन को भी पढ़ा कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, त्रिभुज है, इसके बगल में त्रिभुज दिख रहा है? नहीं है। चलिए, स्टार है, इसके बगल में स्टार दिख रहा है? नहीं है। यहाँ पर सर्किल है, इसके बगल में कहीं सर्किल दिख रहा है? नहीं है। तो ये भी बनेगा। अब इसमें आते हैं। अब यहाँ पर पहले ही दिख गया गड़बड़। पहला देखिए, त्रिभुज ऐसा सादा प्लेन दिया हुआ है जो कि प्रश्न आकृति में कहीं ऐसा त्रिभुज है? नहीं है। तो ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा और यही हमें ज़रूरत थी इसी की। बाकी ये भी चेक करेंगे तो ये भी बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ से एक आकृति ही गलत डाल दिया, कुछ और सोचा होता तो वो अलग बात होती, लेकिन यहाँ पे तो आकृति ही भिन्न डाल दिया। ये तो चारों ऑप्शन में एक नज़र में ही हम पकड़ लेते, यही आपका होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका क्या कह रहा है? 3 और 4 बजे के बीच का समय ज्ञात कीजिए जब घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा इंगित करें। विपरीत दिशा का मतलब जैसे मान लीजिए कि एक घड़ी की सुई 3 पे है तो दूसरी 9 पे होनी चाहिए, यानी कि इन दोनों घड़ियों के बीच 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए, एकदम सीधे होनी चाहिए। यही एक दूसरे के विपरीत कहने का मतलब है। देखिए, एक दूसरे के विपरीत हो गए। लेकिन दोस्तों आपको एक पता होना चाहिए, जैसे 3 और 4 बजे के बीच में कह रहा है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 4 बजेगा, लेकिन जब 3 पर एक जैसे मान लीजिए, इसको यहाँ से समझिए, जैसे मान लीजिए 3 बज रहा है तो क्या होगा, एक मिनट वाली सुई 12 पे होगी, घंटे वाली 3 पे होगी। जब ये मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी, ऐसे यूं बढ़ के जाएगी 9 पे, तो क्या घंटे वाली सुई वहीं पे रह जाएगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। ये तो आएगी 4 की तरफ बढ़ेगी, यानी 4 से थोड़ा सा पहले रहेगी घंटे वाली सुई। इतना तो क्लियर है। तो फिर सीध में कहाँ हो पाएगी? तब तो सीध में नहीं ना होगा। सीध का मतलब एकदम ऐसे होना, 3 पर है तो 9 पर है, लेकिन जब 12 पर मिनट वाली सुई रहेगी तभी 3 पर ये घंटे वाली सुई रहेगी। ज्यों ज्यों ये मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी, घंटे वाली सुई थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती जाएगी। ये सारी बातें आपको पता है, इतना समझाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने क्लियर कुछ चीज़ें करने के लिए समझा दिया। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं। तो ये जब 2:45 होगा, यानी 2:45 होगा, तो क्या होगा, ये 4 के आसपास आएगी। तो इस कंडीशन में अब मिनट वाली सुई और आगे होनी चाहिए, तब ना जैसे ऐसी कंडीशन बननी चाहिए, जैसे ये 4 था आपका, तो यहाँ पे होनी चाहिए करीब यहाँ पे 50 के आसपास। 50 के आसपास अगर रहेगी तब जा करके बात बनेगी। लेकिन ये एग्जैक्ट टाइम हम निकालेंगे कैसे? अगर मान लीजिए कि ये 2:45 वाली बात रहती तो 3:45 हम कह सकते थे, लेकिन 3:45 पर तो होगा नहीं, क्योंकि आप अभी मैं बता चुका हूँ कि 45 पे आएगी तो मिनट घंटे वाली सुई आगे बढ़ेगी। 3:45 पे होती तो ऑप्शन डी पे हम टिक लगा देते, लेकिन ऐसा नहीं। वो एग्जैक्ट टाइम निकालने का तरीका ये होता है। देखिए होता कैसे है, मैं बता देता हूँ, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब 1 बजेगा तो मिनट वाली सुई 12 पर, घंटे वाली सुई 1 पर होगी। लेकिन जो ही 2 बजेगा तो होगा क्या, मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाएगी, यानी 60 मिनट की दूरी तय करेगी। दूरी समझिए, दूरी से 60 मिनट की दूरी मिनट वाली सुई तय करती है। उतनी ही देरी में क्या हो जाती है, घंटे वाली सुई 1 से 2 पर आ जाती है, यानी कि सिर्फ 5 ही मिनट की दूरी तय करती है घंटे वाली सुई। यानी कि मिनट वाली सुई 55 मिनट की अधिक दूरी तय करती है। कितने घंटे में? 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितने मिनट की अधिक दूरी तय करेगी? 60/55, यानी कि 12/11। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, 12/11। इसी का यूज़ था और कुछ नहीं, बस ये निकालने के लिए मैंने इतना प्रोसेस किया है, वरना आप डायरेक्टली मैं ये बताता 12/11 तो अब हो सकता है आपको समझ में ना आता कहाँ से आया है, तो वही समझाने की कोशिश करें ये कहाँ से आता है। अब इसी का यूज़ हमें करना है। कैसे करना है? जैसे 3 और 4 बजे के बीच में कह रहा है ना, तो 3 के सामने क्या अंक आता है? आप कहेंगे 9 आता है। 9 का मतलब 45। हम करेंगे क्या, जैसे 3 बजकर लगा देंगे, 3 बजकर लगा देंगे और 45 को लेंगे और गुणा बनाएंगे 12/11। वो एग्जैक्ट टाइम जो अधिक दूरी तय कर रही है वही निकालने के लिए 12/11 का हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर जैसे 4 और 5, ये तरीका सीखिए कैसे समझ। जैसे 4 और 5 बजे के बीच में कहे कि कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे की, तो जो छोटी वाली संख्या 4 को लेंगे। अब 4 पर अगर घंटे वाली सुई है तो बिल्कुल इसके सीध में कहाँ पर होगी मिनट वाली सुई? आप कहेंगे 50 पर होगी, तो इस 45 की जगह पर वो 50 लेंगे उस कंडीशन में। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। 5 और 6 के बजे के बीच में कहे तो दोस्तों हम क्या करेंगे? 55 को लेंगे। बात समझ में आ गई सारी? चलिए, तो आप एक लाइन में 1 सेकंड में कर लेंगे, बस समझाने के लिए इतना सारा काम करना पड़ा। अब कर लीजिए यहाँ पर
कटेगा तो है नहीं, तो गुणा कर लीजिए। 12 पंजे 60, 12 चौको 48, 6 54, 540 बटे में 11, तो हो जाएगा 3 बजकर 11 से काटेंगे, 11 चौको 44, 11 9 99, यानी 3 बजकर 49 सही, 1/11 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, गणितीय संक्रिया क्वेश्चन करें। यदि के का अर्थ में घटाओ, एल का अर्थ द्वारा भाग देना, एम का अर्थ में जोड़ना तथा डी का अर्थ से गुणा करना है, तो इसका मान हमें करना इसमें भी कुछ नहीं रहता है। जो संख्या है उसको सेम उतार लेंगे। बाकी एल है, एल का अर्थ कह रहा है कि द्वारा भाग देना, तो द्वारा छोड़िए, सिर्फ भाग समझिए। फिर कह रहा है 4 है, 4 लिख लीजिए। फिर के कह रहा है के का अर्थ घटाओ, तो घटाइए, 6 लिखिए। एम है, एम का अर्थ कह रहा है जोड़ना, तो जोड़ दीजिए। फिर उसके बाद 11 लिख लीजिए। डी का अर्थ कह रहा है गुणा, तो गुणा कीजिए 9। अब देखिए बोर्ड मास्टर रूल कहता है कि पहले ब्रैकेट तोड़िए, ब्रैकेट है नहीं, चिन्हों में सबसे पहले क्या कहता है, भाग दीजिए। यहाँ पे भाग दीजिए 4 से 96 में, तो 4 से जब 96 में भाग देंगे, 4 दूना 8, 4 छक्का 24, 4 चौको 16, 24 आएगा। अब -6 लिख लीजिए, प्लस बना लीजिए, और फिर उसके बाद कहता है गुणा कर दीजिए, तो 11 9 99 कर दीजिए। फिर कहता है जोड़िए, तो 99 24 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 123, और उसके बाद उसमें से 6 घटाएंगे तो 117 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 5 बच्चे ABCDE एक पंचकोणीय इमेज के चारों कोनों पर केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। देखिए 5 बच्चे हैं ABCDE, ठीक, एक पंचकोणीय इमेज है, तो हम क्या करेंगे, पंचभुज बना देंगे। पंचकोणीय इमेज कह रहा है तो पंचभुज बनाएंगे इस तरीके से। अब इस तरीके से इसके 5 कार्नर दिख रहे हैं, तो कह रहा है उन्हीं पे ये 5 बच्चे बैठे हुए हैं, और वो भी केंद्र की तरफ मुख करके, जैसे मैं ये बना रहा हूँ, ये केंद्र है, इस तरीके से केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए। एक चीज़ में जो मैं तरीका यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, वो आपका सर्किल पे भी लागू होगा, या कोई भी बहुभुज हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, कोई भी भुज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पे यही नियम लागू होगा जो मैं बता रहा हूँ, वो सर्किल ही क्यों ना। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले दाहिने बाएं को समझते हैं, जहाँ पे आपको एग्जैक्ट लगे उस पोजीशन को चूज कर लेंगे, जहाँ आसानी से दायां बाएं समझ में आए। जैसे यहाँ पे मुझको समझ में आ रहा है कि इधर मेरी तरफ दायां इधर है, तो यहीं से चूज कर लेंगे। जैसे एक छोड़े का दाहिना सबका सिलेक्ट कर लेंगे, इस तरीके से एक छोड़े सबका दाहिना सिलेक्ट हो गया, सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें क्या होगा, ऊपर वाली साइड में आपको दाएं बाएं में कंफ्यूजन नहीं होगी। समझ में आ गई बात। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा बी जो है ई और सी के बीच में है। बी को कह रहा है ई और सी के बीच में, तो कहीं पर भी आपको बी रख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको समझने में आसानी रहे वहीं पे रखिए। जैसे बी को मैं बीच में रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे रखूंगा। कह रहा है ई और सी के बीच में, तो ई और सी इस तरीके से रखेंगे तभी उसके बीच में बी आएगा। लेकिन दोस्तों ये नहीं कह रहा है ई बी के बाईं ओर है कि दाईं ओर है, या सी ई के बी के बाईं ओर है कि दाईं ओर है। तो हो सकता है कि सी यहाँ पर हो सकता है कि ई यहाँ पर हो। दो कंडीशन बनेगी सी ई की, या हो सकता है कंडीशन इधर से उधर हो सकती है, क्योंकि क्लियर नहीं किया क्वेश्चन में। तो आप इस तरीके से चलेंगे लेकर के दोनों को दो जगह पे रख के। आगे कह रहा है कि डी बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर नहीं है। क्या कह रहा है कि डी जो है बी के दाईं ओर, बी का दायां और इधर है, और उसका दूसरा स्थान बी के दाईं ओर का दूसरा स्थान ये वाला स्थान है, और इस पे कह रहा है कि डी नहीं है, डी यहाँ पे नहीं है। तो दो ही स्थान बचा हुआ है, एक तो ये वाला जो भी मैं दिखाया हूँ दूसरा स्थान, यानी डी वहाँ पे नहीं है तो डी यहाँ पर होगा। बाकी एक स्थान ये जो बचा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ कुछ कहे चाहे ना कहे एक को रख देंगे, क्योंकि ए ही बचा हुआ है। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है सी के बाईं ओर कौन है, तो सी दो जगह है। अब दोनों जगह की कंडीशन लेकर के चलेंगे। मान लीजिए पहली कंडीशन ये है, तो सी का जो दोस्तों बायां इधर होगा जिधर बिंदी नहीं है, तो यहाँ पर डी है, ठीक है। अगर सी को हम ये लेके चलते हैं दूसरी कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में, तो इस कंडीशन में दोस्तों सी का बायां इधर होगा और यहाँ पर बी मिलेगा, यानी कि बी और डी दोनों आएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो इस तरीके से अगर सिर्फ आप यहाँ पे सी को या यहाँ पे सी को मान के चलते, तो इस कंडीशन में या तो सिर्फ डी आता या तो सिर्फ बी आता, यानी आप बी पर भी टिक लगा सकते थे, डी पर। इस कंडीशन में आपका आंसर गलत हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके आंसर कभी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या करें। एक पंक्ति में 39 कलम है, यह पंक्ति है, ठीक है। इस तरीके से 39 कलम है। कह लाल कलम बाएं छोर से 9वें स्थान पर है। जिधर आपका दायां उधर दायां रख लीजिए, जिधर आपका बायां उधर बायां रख लीजिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, लाल कलम कह रहा है कि बाएं छोर से 9वें स्थान पर है, यानी रेड जो है 9वें स्थान पर है। आगे कह रहा है तथा हरी कलम बाएं छोर से 21वें स्थान पर। हरी कलम बाएं छोर से इधर ही से 21वें स्थान पर कह रहा है। यहाँ पर मान लीजिए हरी कलम है, ग्रीन वाली कौन सा स्थान है, यहाँ पर 21 लिखिए और यहाँ पर ग्रीन लिख दीजिए, ठीक है, ग्रीन कलम। अब कह क्या रहा है कि लाल तथा हरी कलम के मध्य में कितनी कलमें हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये वाली स्थिति में इसमें कितनी कलमें हैं वो पूछ रहा है। देखिए जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक ग्रीन कलर कितनी 21 है। 21 में से अगर इस रेड कलम को हम घटा देते, ये ब्लू वाला हिस्सा बचेगा,
यानी कि इस रेड कलर कितना 9 है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा जब घटाएंगे तो ये जो 21 वाली पोजीशन है वो आपकी इसमें आ जाएगी। हालांकि वो नहीं आनी चाहिए, 20 वाली सिर्फ स्थिति आनी चाहिए, यानी इसमें से 9 भी निकाल देंगे और 21 भी निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर 21 में से 9 घटाएंगे तो 21 तो रह जाएगा, वो वाला पॉइंट 9 भले निकल जाएगा, तो एक और हमें 21 वाली पोजीशन को घटाना पड़ेगा। इस तरीके से एक को घटाना रहता है। अब यहाँ पर घटाएंगे तो आपका 11 आएगा, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों दिशा दूरी का क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले जानिए, पूरब दाईं साइड, पश्चिम बाईं साइड, नीचे दक्षिण, आपका ऊपर उत्तर। ये मैप अपने आंख दिल दिमाग हर जगह बसा लीजिए। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है सालू 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है। सालू को कह रहा है कि इस तरीके से यहाँ पे सालू की स्टार्टिंग पॉइंट है, कह रहा है कि 30 मीटर उत्तर की ओर। देखिए एक 30 मीटर आपने एक पैमाना मान लिया, तो आपको 30 चलना रहेगा तो इतनी ही दूरी एग्जैक्ट चलेंगे। 20 चलना है तो इससे कम चलेंगे, या उससे ज़्यादा चलना रहेगा तो उससे ज़्यादा चलेंगे। 30 फिर चलना रहेगा तो इतना ही चलेंगे। ज़्यादा कम बढ़ती करेंगे तो उससे दिशा को पहचानने में आपको दिक्कत होगी, कन्फ्यूज़न हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। तो इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए। क्या करें, सालू 30 मीटर उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर है तो मैं 30 मीटर उत्तर की ओर चला। कह रहा फिर वो दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। अब दाएं मुड़ रही है उत्तर दिशा में, देखिए क्या होता है, जिधर आपका दायां उसका दायां, जिधर आपका बायां उसका बायां, यानी वो दाएं मुड़ने के लिए कह रहे हैं, आप दाएं मुड़ेंगे और 30 मीटर चलने के लिए कह रहे हैं, तो इतनी दूरी एग्जैक्ट ये भी रखेंगे क्योंकि ये भी 30 है। बात समझ में आ गई। आगे कह रहे हैं कि फिर वो दाएं मुड़ती है और 55 मीटर चलती है। अब ये पूरब दिशा है, ठीक है, पूरब दिशा में खड़ी है, तो अब दाएं मुड़ेगी तो नीचे आएगी, नीचे। और 55 का मतलब देखिए ये कैसे 55 लेके चलेंगे, ये 30 हो गई, इतनी दूरी 30 हो गई। फिर अब 25 लेके चलेंगे तो इस 30 से कम हम चलेंगे। यहाँ पर मान लीजिए आप आ गए, यहाँ पर आप आ गए, यानी कि ये आपने चली 30 और ये आपने चली 25, पूरा हो गया 55। बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे क्या कह रहा है कि फिर वो बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब बाएं देखिए, ये दक्षिण दिशा है, इस पॉइंट पे हम खड़े हैं जो नीचे, ये नीचे वाला हिस्सा जो है दक्षिण दिशा को दर्शा रहा है। अब इधर दाएं हम देखिए, इसका दायां आपका बायां होता है, इसका बायां आपका दायां, यानी उल्टा हो जाता है। तो ये बाएं मुड़ने के लिए कह रहा है, तो क्या करेंगे, अब 20 मीटर दाएं अपने मुड़ेंगे, दाएं इधर 20 मीटर मुड़ेंगे इस तरीके से। 20 मीटर 30 से कम होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि वो 30 है ये 20 है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लीजिए ऐसे। अब कह रहा है कि फिर पुनः वो बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अब ये देखिए पूरब दिशा की ओर खड़ा है। अब कह रहा है कि ये पुनः बाएं मुड़ता है, देखिए दाएं मुड़े पूरब दिशा में तो नीचे आए, बाएं मुड़ेंगे पूरब दिशा में खड़े होकर के तो ऊपर जाएंगे। ऊपर जा रहा है 25 मीटर, तो देखिए ये यहाँ तक स्थिति 25 थी, तो हम उस हिसाब से ये 25 इतना ही चलेंगे, ठीक है। 25 मीटर चलता है। कह रहा है कि वो अपने मूल स्थान से कितने मीटर दूर, अब किस दिशा में, अब पहुँच गया यहाँ पे, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ये था। तो कह रहा है कि किस दिशा में और कितनी दूर। देखिए अगर आप कम ज़्यादा चलते तो हो सकता है कि यहाँ पे आप आ जाते, तो यहाँ से ये दिशा और ये दूरी निकालने में दिक्कत हो जाती, समझ में नहीं आता, आंसर भी गलत होता। तो इसीलिए मैं कह रहा दिशा को एकदम दिमाग में सही सही चलना है। कैसे चलना है वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके मेहनत पे, आपके प्रैक्टिस पे। चलिए यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट। पूछ रहा है कि ये किस दिशा में, ये दिशा पूछ रहा है और दूरी पूछ रहा है। दिशा तो पूरब हो गई, ये दिशा पूरब हो गई, जो कि ऑप्शन डी में सिर्फ दिख रहा है। एग्जाम में बैठे हैं तो इस पर टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, कोई आगे टाइम में नहीं बर्बाद करनी, लेकिन काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो समझिए हो सकता है कि यहाँ पर भी पूरब दे दे, तो हर हाल में आपको दूरी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 20 है, देखिए ये 25 है और ये भी आपकी कितनी है, 25 है। आपको क्या है, आपका ऊपर गया है तो 25 मीटर चला, लास्ट में देखिए क्या है, 25 मीटर बाएं ओर मुड़कर चल रहा है। अब जब आमने सामने की भुजाएं 25-25 हो गई, तो जब ये 20 है तो ऑटोमेटिकली ये भी 20 हो जाएगी, क्योंकि ये आयत का निर्माण करेगा। इसी तरीके से ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, तो नीचे भी 30 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये किसका निर्माण कर रहा है, वर्ग का निर्माण कर रहा है। तो 30 30 30 और 25 20 25, बात खत्म। अब यहाँ पर ये दूरी आपको पता चल गई 30 और ये दूरी आपको पता चल गई 20, तो पूरी दूरी वही निकालनी थी। तो 20 30 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 मीटर पूर्व की ओर। ऑप्शन देखिए डी इज द राइट। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। देखिए दो तरीका है, इस आकृति में त्रिभुज की संख्या निकालने की ट्रिक जानते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, पहली आकृति ऐसी, इसमें आप नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4, जो मैक्सिमम नंबर है 4 उसको उठाइए, इसमें 2 का गुणा कीजिए 8, इसमें त्रिभुज की संख्या 8 है। दूसरी आकृति है ऐसी, इसमें क्या होता है, इसमें भी नंबरिंग कीजिए और इसके नंबर को जोड़ लीजिए, 1 + 2 = 3। तो दोस्तों इसमें त्रिभुज की संख्या हो गई 3। अब चलिए इस आकृति में चलते हैं। इस आकृति में चलेंगे ऐसे, कुछ ऐसे बनेगी आकृति, इसमें 1 2 3 4 हो गया, यानी कि 4 दूना के 8। इस आकृति में त्रिभुज की संख्या हो गई 8। अब इसको हटाइए और आगे का देखते हैं। जैसे ये वाली आकृति देखें तो इसमें त्रिभुज की संख्या 3 होगी कि नहीं, देखिए ये वाली आकृति में 3 होगी कि नहीं, इसमें भी 3 होगी कि नहीं, इसमें भी आपकी आकृति में 3 होगी कि नहीं। चलिए 3 × 4 = 12 और उसमें अभी इससे पहले काउंट किए थे 8 हो गया 20,
अब इसके अलावा कहीं इसमें त्रिभुज नहीं देखेंगे। कॉर्नर कॉर्नर 3-3 वाला और पूरा वाला जो आपका एक्स क्रॉस बना हुआ है वो आपका 8 वाला। 20 ऑप्शन ए। क्लियर? क्या दिक्कत है दोस्तों? अगर आपको तरीका मालूम है, कंसेप्ट पता है, ट्रिक मालूम है, तो ऐसे क्वेश्चन आप धुआं कर देंगे एग्जाम में बैठेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को हम कड़ियाँ जोड़ के करते हैं, जो कि हर आपके क्वेश्चन में, हर वीडियो में बताता हूँ कैसे करते हैं। पुराने बच्चों को पता है, जिनको नहीं पता नए बच्चे हैं वो समझें। क्या कह रहा है कि ए सी के पिता है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ए कह रहा है कि सी के पिता, एरो दिखाएंगे ए सी के पिता, इस तरीके से डायरेक्शन दिखाएंगे, रिश्ते की तरफ जाएगा। ए सी के पिता है तो हम ऊपर लिख देंगे पिता। और पिता क्या होता है? पुरुष होता है। पुरुष लिंग है तो पुरुष लिंग पर हम पॉजिटिव बनाएंगे और स्त्री लिंग पर निगेटिव, ताकि हमको पता चले कौन पुरुष है कौन स्त्री है। तो ए सी का पिता है। सी क्या है? ए की पुत्र है कि पुत्री हमें नहीं मालूम, तो उस पर अभी कोई चिन्ह नहीं बताएंगे, प्लस या माइनस कुछ भी अभी नहीं बनाएंगे। आगे और कह रहा है और डी बी का पुत्र है। और क्या कह रहा है? डी जो है इस बी का क्या है? पुत्र है। जब ये पुत्र है डी, तो ये भी पॉजिटिव होगा, पुत्री होता तो निगेटिव होता। लेकिन बी इसकी माता है कि पिता है ये हमें नहीं मालूम, तो बी को अभी रहने देंगे, इस पर भी कोई चिन्ह नहीं बताएंगे। आगे कह रहा है ई ए का भाई है। आगे कह रहा है यहाँ पर ए है तो क्या दिखाएंगे? ई जो है ए का क्या है? भाई है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा, भाई है तो बहन तो है नहीं। आगे कह रहे यदि सी डी की बहन हो, क्या कह रहे यदि सी इस डी की क्या हो? बहन हो, इससे पता चल गया कि ये नेगेटिव है। कह रहे सी डी की बहन है तो बी का ई से क्या संबंध है? ये सारी चीज़ें हम जानने से पहले कि बी जो है इस ई की क्या लगती है, ये जानने से पहले हम कुछ चीज़ें अभी जानेंगे, क्लियर करेंगे, तब जा कर के समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि सी और डी बहन है, सी डी की बहन है तो यानी सी डी भाई बहन हो गए। तो अब ये जो ए सी का जब पिता है तो डी का भी पिता होगा कि नहीं होगा? इस डी का भी पिता होगा कि नहीं होगा? कोई यहाँ पर दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। जब दोस्तों ए डी का पिता हो गया तो, और डी कह रहा है बी का पुत्र है, तो बी तो पिता अब होगा नहीं, बी तो हर हाल में इस डी की क्या होगी? माता होगी, यानी निगेटिव हो जाएगी। जब ए डी का पिता है, बी जो है डी की माता है, तो ए और डी क्या हो जाएंगे? पति पत्नी होंगे कि नहीं? पति पत्नी होंगे कि नहीं दोस्तों? यहाँ पर कोई डाउट? चलिए अब यहाँ पर सोचिए, जब भी आपको रिलेशन पूछे उसमें से एक को अपने आप पे खुद बैठा लीजिए, यानी आप खुद हो जाइए। जैसे ई है ना, आप खुद हो जाइए। ई आप खुद हैं, ठीक है। आपका भाई ए है, ई आप खुद हैं, आपका भाई ए है, उसकी पत्नी है बी। तो अब बताइए कि आप अपने भाई की पत्नी को क्या कहेंगे? वही पूछ रहा था, बी ई की क्या लगेगी? तो आप जो है अपनी नज़र से देखिए, आपके दिमाग में सारे रिश्ते घूमने लगेंगे। आप अपने भाई की पत्नी को क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि भाभी कहूँगा, और क्या कहूँगा? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करें। यदि बैट को ए सी जेड बी एस यू लिखा जाता है तो 6 क्या लिखा जाएगा? यानी बैट को अगर किसी कोड भाषा में हमने लिख दिया ए सी जेड बी एस यू, तो उसी कोड भाषा में 6 को हम क्या लिखेंगे? बस यही जानना है। तो बैट को ए सी जेड बी एस यू कैसे लिखा गया है? जबकि बैट में है केवल 3 अल्फ़ाबेट, ए सी जेड बी यू एस यू में है 6 अल्फ़ाबेट, यानी 3 में 2 का गुणा करेंगे तभी 6 होगा, यानी 1 के बदले 2। यानी बी के बदले हमने लिखा है ए सी, ए के बदले हमने लिखा है जेड बी, टी के बदले हमने लिखा है एस यू। कैसे लिखा है? एकदम क्लियर है, कुछ है नहीं। जैसे अगर आप ए बी सी डी ई एफ लिखते हैं स्टेप वाइज इस तरीके से सीरियल क्रम वाला, तो क्या होता है? आप देखते हैं कि बी यहाँ पर है तो बी से पहले ए है, बी के बाद सी है। वही काम यहाँ पर किया गया है कि बी यहाँ पर है, उससे पहले वाला उसके बाद वाला लिख दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर ए है तो ए के पहले जेड आएगा, क्योंकि अगर आप सर्किल में घूमते हैं तो ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, तो ए से पहले जेड आया कि नहीं आया दोस्तों? तो वैसे भी सीधी ऐसे भी लिखेंगे तो ए से पहले जेड ही माना जाता है, ठीक है। ए से पहले जेड माना, क्योंकि जेड खत्म होता है उसके बाद ए स्टार्ट होता है, ए तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जेड, ये रूल भी है और कुछ है नहीं, बस इतना समझिए। तो ए से पहले वाला और ए के बाद देखिए बी, ए से पहले ए के बाद वाला लिखा गया है। इसी तरीके से टी है, टी से पहले एस आता है, टी के बाद यू आता है, लिखा गया है। कुछ नहीं, पहले और बाद वाला लिखा गया। जैसे एस से पहले आपका आर आता है, एस के बाद टी आता है, लिख दो। आई है, आई से पहले दोस्तों एच आता है, आई के बाद जे आता है, लिख दो। एक्स है, एक्स से पहले डब्ल्यू आता है, एक्स के बाद वाई आता है, लिख दो। आर टी एच जे डब्ल्यू वाई, ऑप्शन 4 इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है निम्न श्रृंखला में गलत पद का चयन कीजिए। चलिए हम लोग चयन करते हैं। यहाँ पे जो तो मिसिंग संख्या रहती तो आसान है, गलत पद वाले में थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन बना देता है। गलत पद निकालने में आपको पहले तो पता होना चाहिए कि ये किस पैटर्न में बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, ये सीरीज किस टाइप की, तब ना जा करके पता चलेगा कि कौन सा गलत पैटर्न है, कौन सा गलत पद है। तो यहाँ पर देखिए 3 से 15 बन रहा है, तो सीरीज के पहले पैटर्न को समझते हैं। 3 से 15 का मतलब +12,
15 से 35 का मतलब +20, और उसके बाद समझ में नहीं आ रहा है, ये घटाएंगे कुछ अलग ही बन रहा है, मामला सेट नहीं हो रहा है। तो एक और तरीका है, देखिए ये तरीका क्या है, गुणे के रूप में इसको डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए गुणे के रूप में, यहाँ पर अगर 3 को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 × 3, क्योंकि 3 को फैक्टर के रूप में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, एक प्राइम नंबर है, 1 × 3 के रूप में कन्वर्ट करेंगे। अब हम करेंगे क्या, जैसे इसका 3 से खत्म हुआ, इसका 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 गुणे क्या करेंगे, 15 आएगा, तो आप कहेंगे 3 × 5 कर दीजिए, 15 आएगा। अब क्या करेंगे, इस 35 को ये 5 से जो खत्म हुआ यहाँ पर 5 लिख देंगे, तो 5 गुणे क्या करेंगे कि आपका 35 आ जाएगा, 7 करेंगे तो 35 आ जाएगा। इसी तरीके से 63 को ये 7 से खत्म हुआ है तो 7 से ये स्टार्ट करेंगे, गुणे 7 में किससे गुणा करेंगे, 63 आ जाए, आप कहेंगे 9 से। इसी तरीके से 9 से खत्म हुआ, 9 से स्टार्ट करेंगे, अब 9 में किससे गुणा करेंगे, 99, 11 9 99। नेक्स्ट भी क्या करेंगे, अब 11 से शुरू करेंगे और गुणा करेंगे। कैसे ये बढ़ा उसको देखिए, अब 165 बड़ी संख्या हो गई, थोड़ा सा आपको फैक्टराइज करने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर 9 × 2 = 11, 7 × 2 = 9, 5 × 2 = 7, 3 × 2 = 5, यानी कि 2 अंक बढ़ा करके गुणा कर रहा है। यानी 11 है तो 2 अंक बढ़ाएंगे 13 हो जाएगा। गुणा करके देखिए क्या 165 आ रहा है, 13 × 13, 13 × 13 14, 143 आ रहा है, 9 की 165। तो अगला 95 वाला भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 13 से खत्म हुआ तो 13 से स्टार्ट होगा, फिर 2 बढ़ा करके लिख लेंगे, 15 × 3 = 45, 15 × 15 = 4 19, 195 सही है, सिर्फ 165 गलत है। यही संख्या हमें चूज करनी थी, गलत पद। समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज का संबंध जैसे षटभुज से है तो वैसे ही गुण वाले यहाँ पर 2 संबंधी हमें चुनने हैं, 2 संबंधी हमें वैसे ही गुण वाले चुनने हैं। तो इसमें गुण में है क्या, त्रिभुज 3 भुजा वाला होता है, और षटभुज जो होता है दोस्तों ये 6 भुजा वाला होता है, यानी कि 3 का दूना 6, यानी दूना करके लिखा गया है। अब यहाँ पर शंकु और गोला है पहला जोड़ा, तो शंकु शंक्वाकार होता है, ऐसा होता है, गोला आपका गेंदाकार होता है, ऐसा होता है। तो इनमें ना भुजा है ना कुछ नहीं, तो इससे कोई मतलब ही नहीं, इसको काटिए, ये तो वैसे गलत है। अब यहाँ पर आयत, आयत 4 भुजा, अष्टभुज 8 भुजा, यानी 4 का दूना करेंगे तभी 8 आएगा। तो ये तो मुझको परफेक्ट लग रहा है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि गलत हो। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। पंचभुज 5 भुजा, सप्तभुज 7 भुजा, देखिए 5 का दूना करेंगे 10 होना चाहिए, गलत है ये भी। अब यहाँ पर कोण 2 भुजा, चतुर्भुज 4 भुजा, यहाँ पर 2 का दूना करेंगे तो 4 तो आ रहा है, यहाँ पर तो ये भी आप कंफ्यूज में पड़ जाएंगे कि ये दूसरा सही है कि चौथा सही है। तरीका मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें यहाँ पर जो त्रिभुज है एक बंद आकृति है, षटभुज है ये भी बंद आकृति है, आयत है बंद है, लेकिन कोण बंद आकृति नहीं है, ये ओपन है इस तरीके से है, और ये फिक्स नहीं होती, इसकी रेखाएं फिक्स कोण की नहीं होती, ये आगे बढ़ती रहती है एक तरीके से किरण की तरह, ये कितनी भी बड़ी हो सकती है छोटी हो सकती है। लेकिन अगर आयत त्रिभुज और इसकी बात होगी तो आपको क्वेश्चन में एक फिक्स दे दिया जाएगा, 3 मीटर 4 मीटर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे भुजाएं वाला ये है, वो इतना क्लियर, और साथ साथ बंद भी है, लेकिन कोण बंद नहीं है, तो इस वजह से इसको हम गलत कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। तो आप हो सकता है कि कुछ बच्चे कमेंट करते कि ये भी सही है, इसलिए मैं इसको बता दिया, क्लियर कर दिया कि ये सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जितने भी विलुप्त पद दिख रहे हैं 5 वही ज्ञात करने हैं। तो इस तरीके की सीरीज में देखिए हम करते क्या है कि 3, 4 और 5 के पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करके इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बनता क्या है, साइक्लिक प्रोसेस, जैसे ABC आ गया तो ABC आता रहेगा। इससे ये पता चलेगा कि ये आपकी सीरीज गलत है कि सही है, तुरंत फिल करने पर आपको पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर करेंगे क्या हम, अब यहाँ पर पहले देखिए इसमें सीधे पॉइंट पर चलते हैं, 5 के पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 खाली वाला भी 3 4 5, यहाँ पर काटिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर काटिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर काटिए 5 हो गया। अब इसमें हम फिल करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए डबल है डबल भी है, यहाँ पर एक ठो गायब हो गया, डबल है डबल भी है डबल भी, तो यहाँ पर डबल भी लास्ट वाले में, तो यहाँ पर भी डबल भी होना चाहिए। उस हिसाब से सेट किए तो हमारा यहाँ पर तो सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये एक गैप है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में सिर्फ A और B के अलावा कुछ भी फिल नहीं किया गया। तो अगर इस हिसाब से देखें तो इसमें हम A फिल कर सकते हैं और 5 A हो जाएगा, यहाँ पर हम B फिल कर सकते हैं 5 B हो जाएगा, यहाँ पर A फिल कर सकते हैं 5 A, यहाँ पर B फिल करेंगे 5 B, 5 A 5 B का ग्रुप बन रहा है, इस तरीके का सेट बन रहा है। तो क्या करेंगे, जो फिल किया A B B A B इस तरीके से है। तो अगर आप देखें ऑप्शन में ये दिख नहीं रहा, जब ये ना दिखे तो फिर उल्टा आप फिल करके देखेंगे, यानी कि B A वाले में B फिल कर देते हैं, B वाले में A वाले में B फिल कर देते हैं, B वाले में A। तो यहाँ पर अगर हमने फिल किया B A B B A, तो ये आपको दिख रहा है B A B B A, ऑप्शन C इज द राइट। अब ये बन क्या रहा है, देखिए डबल A B डबल A डबल B A डबल B डबल A B डबल A डबल B A डबल B, इस तरीके का बन गया एकदम सेट। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पर मिसिंग संख्या विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो जहाँ पे विलुप्त संख्या है सेम पॉइंट पे दूसरी वाली आकृति में हम देखेंगे कि 12 है,
12 कैसे आया, बस वही हमें पता करना है, वही ट्रिक इस पर हम अप्लाई कर देंगे दूसरे वाले फिगर पे। चलिए यहाँ पर जो बाहर बाहर की संख्याएं हैं 12, 16, 18, 14, 13, 17, अब उसमें हम देखेंगे कि उन्हीं की हेल्प से ही हमें 12 बनाना है। अब अगर हम इनको जोड़ते हैं संख्याएं बड़ी आएंगी, घटाएंगे तो ही बात बनेगा, क्योंकि गुणा करने पर भी बात नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा बड़ी आ जाएंगी। तो फिर करेंगे क्या, या तो घटाएंगे या भाग देंगे। भाग देंगे तो दशमलव में संख्या आएंगी, तो घटा लेते हैं। एक काम करते हैं, घटा लेते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे 16 और 12 का अंतर निकालेंगे, बड़ी में से छोटी को घटा लेते हैं, 4 आएगा। यहाँ पे 18, 14 का अंतर निकालते हैं, 4 आएगा। 17, 13 का अंतर निकालेंगे, 4। अब 4 4 आ चुका है, तो इन सबको हम प्लस कर देते हैं। 4 3 12 हो जाएगा, देखिए आ गया। सेम काम यहाँ पर भी करेंगे। 24 19 का अंतर 5, 25 20 का अंतर 5, 18 23 का अंतर 5। अब यहाँ पर सब 5 5 आया, तो तीनों 5 को जोड़ देंगे तो 15 आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट, यहाँ पर दर्पण वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए जैसे आर है, आर का अगर प्रतिबिंब निकालना है तो ये क्या करता है कि लेफ्ट टू राइट यूं घूम जाता है। ये आकृति में भी यही रूल काम करता है, इस तरीके से घूम जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं, घूमने के बाद भी नहीं चेंज होती हैं, जैसे एक्स बना हुआ हो या ओ बना हुआ हो, या सर्किल भी मान सकते हैं, ए है इस तरीके से बना हुआ हो, या आपका इस तरीके से आयत हो, वर्ग हो। ये सारी चीज़ें आपको देखिए रोटेट कराने के बाद भी लेफ्ट टू राइट अगर घुमाते हैं तब भी वैसे ही सेम बनी रहेंगी। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देकर के अब इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब हम निकालते हैं रूल के अनुसार। अब ये नीचे का हिस्सा ये चेंज नहीं होगा, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसका प्रतिबिंब सेम टू सेम ऐसा ही रह जाएगा। बस चेंज होगा ऊपर का हिस्सा। ऊपर का हिस्सा क्या होगा, लेफ्ट टू राइट ऐसे घूमेगा, तो ये आपका यूँ आपका ऐसे हो जाएगा। अब ऐसे होने वाला कौन सा दिख रहा है, ये तो दिख नहीं रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, ए और सी में दिख रहा है। लेकिन साथ साथ इसमें जो ये लाइनिंग ऐसे है, ये जब आकृति घूमेगी तो लाइनिंग भी ऐसे घूम जाएगी। क्या होगी, लाइनिंग भी ऐसे घूम जाएगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना है। जैसे पृथ्वी घूम रही है तो सभी चीज़ों को लेकर के घूम रही है, ऐसा नहीं कि छोड़ करके घूम रही। तो ऐसी प्रतिबिंब में भी होता है, जब घूमेगी तो हर चीज़ लेकर के अपने अंदर के घूमेगी, सिर्फ खुद बाहर का हिस्सा नहीं घुमाएगी। तो इस तरीके की आकृति देखिए ऑप्शन ए में नहीं दिख रही, क्योंकि ऑप्शन ए में लाइनिंग है सेम टू सेम ऐसे ही बनी हुई है, और ऑप्शन सी में लाइनिंग है घूम चुकी हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला, यहाँ पर क्या करें, सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। माँ दिया हुआ है, बच्चा है, दूध है, रोना है, मुस्कुराना है। तो इसमें देखिए जितनी भी आपकी दैनिक जीवन में चीज़ें घटती हैं, घटनाएं जो घटती हैं, उन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें देता है। बहुत कम आपके जो है थ्योरी वगैरह से क्वेश्चन उठाता है, जो आपका सिलेबस होता है बहुत कम उठाता है वहाँ से क्वेश्चन, ज़्यादातर आपका फिजिकली चीज़ें उठाता है। तो इसमें आपको आसानी भी है, समझने में भी आसानी होगी क्या दिया हुआ है, कैसे इसको सीरियल क्रम में सेट करना है। इसको हम सीरियल क्रम में सेट करेंगे। जैसे माँ दिया हुआ है, उसके बाद बच्चा दिया हुआ है, दूध है, रोना, मुस्कुराना। पहले समझना है कि ये किस तरीके का प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पर बच्चा रो रहा है तो दूध पिएगा तभी मुस्कुराएगा, इस तरीके का प्रोसेस है। तो इसलिए इसको हम सेट कैसे करेंगे, तो पहले नंबर हम बच्चे को ले लेते हैं। ठीक है, बच्चा क्या करता है, दूसरे नंबर वाला यानी 4 पर रोता है। बच्चा जब रोता है फिर माँ आती है यानी 1 नंबर वाली, उसके बाद 3 नंबर वाली दूध पिलाती है, और फिर क्या होता है, बच्चा मुस्कुराने लगता है। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा, 2 4 1 3 5 वाला, 2 4 1 3 5, ऑप्शन ए इज द राइट। अगला देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम के क्वेश्चन में क्या होता है कि जितने भी नाम होते हैं उतने हम सर्किल ले लेते हैं। जैसे चश्मा दिया हुआ च ले लेते हैं, लेंस दिया हुआ ल ले लेते हैं, दर्पण दिया हुआ द ले लेते हैं। अब इनमें हम रिलेशन देखते हैं, जैसे चश्मा और लेंस में क्या रिलेशन है, लेंस और दर्पण में क्या रिलेशन है, और चश्मा दर्पण में क्या रिलेशन। बारी बारी से देखेंगे एक एक का। सबसे पहले हम देखेंगे चश्मा लेंस में रिलेशन। जैसे चश्मे के अंदर आप जानते हैं लेंस लगा होता है, तो लेंस को क्या करेंगे, चश्मे के अंदर डालेंगे, ये ल हो जाएगा और ये च हो जाएगा। चश्मे के अंदर लेंस होता है, तो इसलिए लेंस को ल को हम चश्मे के अंदर डाल देंगे। इस तरीके का डायग्राम बन गया। अब दर्पण को देखेंगे, क्या लेंस से रिलेटेड है, नहीं, लेंस आर पार दिखाई देता है, दर्पण के आर पार नहीं दिखाई देता, पीछे कलई की रहती है, उसमें आप सिर्फ अपना प्रतिबिंब देखेंगे। इसी तरीके से चश्मे में दर्पण नहीं लगता है, चश्मे दर्पण का भी रिलेशन देखिए, दर्पण इन दोनों से भिन्न है, तो इसको हम अलग यहाँ पर बैठा देंगे, क्योंकि तुम हमारे डिपार्ट के नहीं हो, अलग हो, तुम अपना अलग रहो। ठीक है, इस तरीके का आपका बनेगा डायग्राम। तो देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों कैलेंडर का क्वेश्चन है। कह रहा है सिकंदर महान का जन्म 356 ईसा पूर्व मकदूनिया में हुआ था। 356 ईसा पूर्व कह रहा है सिकंदर महान का जन्म मकदूनिया में हुआ था। उसके बाद कह रहा है 326 ईसा पूर्व में उसने भारत पर आक्रमण किया था। इसकी मृत्यु बेबीलोन में 33 वर्ष की आयु में हुई थी। मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हो गई थी, 33 वर्ष की आयु में होती। कह रहा है सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई 1999 में जन्मा, कहें कि इसकी मृत्यु दोस्तों 33 वर्ष की आयु में हो गई, तो आपसे पूछा जाए कि अब बताइए इसकी मृत्यु किस सन में हुई, तो आप तुरंत क्या करेंगे, 33 को इसमें ऐड कर देंगे और कहेंगे कि इसकी ये मृत्यु जो हुई थी 2032 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 2032 आएगा दोस्तों, ठीक है, 33 232, ठीक है। यहाँ पर इसकी मृत्यु क्या कहेंगे, 2032 में हो गई थी। इतना क्लियर है। तो
आपने किया क्या है यहाँ पर, जितना साल वो जिया उतना ऐड करके इसकी जो आपकी मृत्यु का सन होगा वो निकल जाएगा। ये ईसवी वाले में ये होता है। अगर दोस्तों यही ईसा पूर्व की बात होगी तो वो जितना आगे बढ़ेंगे ये घटेगा, इसमें ईसवी में जोड़ा जाता है लेकिन ईसा पूर्व में घटाया जाता है। यही चीज़ मैं समझाने की बस कोशिश कर रहा हूँ, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस इतना ही समझना है कि ईसवी में जैसे जोड़ते हैं, उम्र जो जो आगे बढ़ेगी साल भी बढ़ता जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, उम्र जो जो आगे बढ़ेगी ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व घटता जाएगा। तो ये हम घटाएंगे इसमें, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 333 ईसा पूर्व में क्या हो गई, इसकी मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में, किसकी, सिकंदर महान की। वही पूछ रहा था इसकी मृत्यु कब हुई, तो 33 साल जिया, 356 में दोस्तों जन्मा, उसकी मृत्यु हुआ 326 ईसा पूर्व में। जो भारत पर आक्रमण किया था वो बेमतलब का दिया, उससे कोई लिंक ही नहीं है, बस वैसे ही उलझाने के लिए दे दिया था आपको। तो 323 ईसा पूर्व ये आपका है। कुछ बच्चे ईसवी पे ही टिक लगा के भाग जाएंगे, गलत हो जाएगा, तो सारी चीज़ें आपको रखनी है दिमाग में अपने। तो ऑप्शन 1 इज द राइट। अगला देखते हैं, यहाँ पर क्या है दोस्तों, कह रहे निम्नलिखित प्रश्न आकृति को पूरा कीजिए। ये जो आकृति है यहाँ पर कौन सी आएगी इन चारों ऑप्शन में, ये आप लोगों को बताना है। देखिए जो सेम यहाँ ये आकृति है ना, सेम ऐसी ही आकृति यहाँ पर आकर के सेट होगी। तो ये आकृति ऐसी कौन सी है, घूम करके आएगी, जैसे दर्पण प्रतिबिंब वाला हिस्सा घूम करके ऐसे पलट करके आकर के वहाँ पे सेट हो जाएगी। तो ये आप लोगों की कमेंट कीजिएगा, SSC MTS 2014 में पूछा भी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे इससे शानदार धमाकेदार के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।